तो चलिए बिना देरी किए हुए हम मेन टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे। तो बिल्कुल। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड रहने वाला है और हर किसी के लाइफ में ये टॉपिक जो है कहीं ना कहीं छू लेता है और कहीं ना कहीं ये जरूरी है जानना। इसके बारे में अवेयर होना और इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जी। तो डॉक्टर दीपिका जी, आज आपके साथ डिस्कशन करने में बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं भी। आज का टॉपिक जो है मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम इसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। हम तो काउंसलिंग करते हैं इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं इसके ऊपर मैं लाइव डिस्कशन में बातचीत कर रहा हूँ। और आप भी इस चीज में बहुत ही एक्सपर्ट हो और आप बहुत सारे केसेस भी हैंडल कर चुके हो। तो आप एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट भी हो इंडियन आर्मी में, जी। और साथ ही साथ आपका कपल काउंसलिंग में भी आपका बहुत ही एक्सपीरियंस है और आप एक्सपर्ट हो उस चीज में। तो आज का टॉपिक हम वही चुना है जो कि बोला जाता है हार्ट टू हार्ट, द साइकोलॉजी बिहाइंड लव एंड रिलेशनशिप। जी। ये आज का टॉपिक है। तो इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि द साइकोलॉजी बिहाइंड लव एंड रिलेशनशिप, इसमें तो हम देखते हैं, लेकिन लास्टिंग लव एंड रिलेशनशिप ये बहुत बहुत कम आज दिख रहा है। आज यही समस्या है लोगों को, लास्टिंग यानी एंड तक प्यार को बरकरार रखना, लव को कंटिन्यू रखना और एक रिलेशनशिप को एंड तक रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपको यही पूछना चाहूंगा कि लास्टिंग लव एंड रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या होता है? देखिए पवन, आपने भी देखा होगा व्हेन वी आर यंग, है ना, जब हम करियर में होते हैं अपने, हमें प्यार हुआ, किसी से इंटरेक्शन हुआ, तो हमें उसकी सब चीजें अच्छी लगती है ना। दैट इज द पर्सन कि हमें भाई बहुत पसंद है, जैसा है वैसे पसंद है, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया एंड वी आर डाइंग टू मैरी हिम और हर, है ना। लेकिन जब शादी होती है, इंडिया में तो हर प्यार का कंक्लूजन शादी है कि पीपल विल गेट मैरिड आफ्टर 2 years 3 years वट एवर द टाइम इज। लेकिन जब शादी होती है तो उसके पास आता है कि अडेप्टेशन, कि आप एक दूसरे के माहौल में कैसे अडेप्ट करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे शेयर करें, है ना। बिकॉज लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट लव, है ना, इट्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो। इट्स अबाउट कि आप साथ में चलें और एक दूसरे के सपनों को पूरा करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की फैमिली को एक्सेप्ट करें, एक पर्सन जैसा है उसको एक्सेप्ट करें। जब तक आप साथ में नहीं रहते हो तब तक आपको रियल पर्सन पता नहीं चलता है कि कैसा है ना। तब तो सब अच्छा लगता है, लेकिन व्हेन यू आर टुगेदर, आपने शादी कर ली, है ना, तब उसको एक्सेप्ट करो, तब उसके फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करो। अच्छा तो सबने एक्सेप्ट किया है, अपने डिसीजन मेकिंग हो, अपनी इमोशनल इंटीमेसी हो, आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, हाउ यू डील विद द चैलेंजेस कमिंग टू योर लाइफ, है ना। आपकी प्रॉब्लम है, परिवार में प्रॉब्लम है या आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप एक दूसरे का साथ कैसे निभाते हो उसमें। तो जो कपल उसमें अच्छा करते हैं, लास्ट तक जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द लास्टिंग लव। कि आपने भाई सब कुछ एक्सेप्ट किया, अच्छे से उसका साथ निभाया, सब कुछ समझा, उसने भी आपको समझा, तो वो प्यार चलेगा कितना एक रिलेशनशिप में। तो आपने सारी चीजें करी और आप, कुछ ही लोग कर पा रहे हैं आजकल। आप देखेंगे कि डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में, वो इसीलिए बढ़ रहे हैं कि ये मुझे समझ नहीं रहे हैं। द प्रॉब्लम इज दैट कि मेरी आइडेंटिटी चली गई, मुझे समझ नहीं रहे हैं, मेरे ऊपर पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि एक पर्सन बायस्ड हो जाता है, तब वो प्यार नहीं रहता है। तो ये मतलब है इसका। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया है कि लास्टिंग लव एंड रिलेशनशिप क्या होता है। बहुत ही आसान तरीके से आपने बताने का कोशिश किया और बिल्कुल हम समझेंगे इसको और भी डिटेल में हम जानेंगे कि क्या होता है कि लव एंड रिलेशनशिप। बिल्कुल, आज मैं अगर बताऊं तो यंग जनरेशन में आज शुरुआत जो भी होता है लव का, शुरुआत वो अट्रैक्शन से होता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुरुआत होता है तो अट्रैक्शन फ्रेंडशिप में बदल जाता है। ओके, डायरेक्ट लव स्टेज नहीं आता है किसी के लाइफ में। ओके, फिर फ्रेंडशिप बनती है। अगर वो फ्रेंडशिप अगर स्ट्रांग बनती है, बॉन्ड बढ़ती है, ओके, तो वो लव में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद सोचते हैं कि इसको अगर हम लास्टिंग यानी हमें अगर ये प्यार एंड तक बरकरार रखना है, इस रिलेशनशिप को एंड तक लेके जाना है, तो सोचते हैं कि इंडिया में और कहीं पे भी
ऑल ओवर वर्ल्ड में मैरिज होता ही है, लेकिन अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, हर किसी के कल्चर अलग होते हैं। लेकिन एक साथ रहने के लिए एक सोचते हैं हम, एक साथ एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है तो मैरिज करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैरिज आ जाता है। तो मैरिज जब आ जाता है तो उसमें दो चीजें इंक्लूड हो जाते हैं, सिर्फ दो लोग नहीं रह जाते उसमें उसमें फैमिली इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके, बिल्कुल। दोनों फैमिलीज होते हैं, गर्ल्स की तरफ से और बॉय की तरफ से भी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों फैमिली एक हो जाते हैं उसमें। दोनों फैमिली इन्वॉल्व होने से फिर दोनों फैमिली का रहन सहन अलग, उनका लाइफस्टाइल अलग होता है, उनका एनवायरमेंट अलग होता है। फिर सभी चीजों को एडजस्ट करने में बहुत सारे दिक्कतें आते हैं, खास करके महिलाओं को, गर्ल्स को बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि बॉयज तो अपने घर में ही रहते हैं, लेकिन उनको जब गर्ल्स अपने घर छोड़ के ससुराल जाती है शादी करके, तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, उसमें मेंटल चैलेंजेस बहुत आते हैं। तो आप इसके ऊपर क्या बताना चाहोगे कि खास करके उनके मेंटल हेल्थ में क्या इफेक्ट पड़ता है, गर्ल्स के मेंटल हेल्थ में शादी के बाद? क्योंकि आप कपल काउंसलिंग भी करते हो, तो आप बताइए कि उनको क्या प्रॉब्लम्स आती है। जी बिल्कुल। देखिए आजकल वैसा जमाना तो रहा नहीं कि किसी के 5-5, 6-6 बच्चे हों। सबके 2-2, 3-3, 1-2 जो भी बच्चे होते हैं, सब सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पालते हैं। गर्ल्स ऑल्सो अपने घर पर बहुत प्यार, बहुत अटेंशन, अच्छी पढ़ाई, सब कुछ लेकर आई हैं, इक्विवेलेंट टू बॉयज। अब कुछ ऐसा नहीं रहा कि वो कहीं पर कम है ना। लेकिन जब आफ्टर मैरिज आप देखेंगे कि जो बॉयज की फैमिली है वो उसको ऐसे एक्सेप्ट नहीं करती जैसे वो उनका जो पर्सपेक्टिव है वो अपने बेटे के लिए है ना। सपोज करिए 2 कपल है, दोनों बीटेक है ना, दोनों अर्न कर रहे हैं, दोनों जा रहे हैं ऑफिस, है ना, दोनों इक्वल टाइम दे रहे हैं, दोनों वहां पे मेहनत कर रहे हैं, दोनों पैसे कमा रहे हैं। लेकिन जब घर वापस आ जाते हैं तो फैमिली सीज की लड़का बहुत थका हुआ आया है, तू आराम कर बेटा, एंड द गर्ल हैव टू मेक द फूड, है ना, और वो ही बनाएगी। तो यहाँ पर वो समझ नहीं पाते हैं कि उसकी नीड्स क्या हैं, है ना। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि सेम चीज अगर लड़की के अपने घर पर रहते हुए हो तो उसके पेरेंट्स समझेंगे ना कि वो थकी हुई आई है ना। पेरेंट्स जो भी है हेल्प करेंगे, पेरेंट्स कभी नहीं कहेंगे कि तुम जाकर अकेले खाना बनाओ और लाओ। तो यहाँ पर ये देखिए डिफरेंस आ जाता है ना। और इस एडेप्टेशन में जाने के लिए गर्ल को जरूरत है अपने पार्टनर की, कि पार्टनर उसकी नीड को समझे और फैमिली में थोड़ा इस चीज के लिए एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बिल्ड करे। तो अपने पेरेंट्स से बात करे, गर्ल से बात करें, कुछ बीच का रास्ता निकालें तो उसकी भी हेल्प हो। तो यहाँ पर इस अडेप्टेशन में बॉयज का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि वो अकेले गर्ल नहीं कर पाएगी, है ना। बिल्कुल सही। अगर वो करने की कोशिश करती है तो इससे कॉन्फ्लिक्ट रेज होते हैं, है ना, लड़ाई होती है, क्योंकि वो उनको इतना अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हर बच्चे की अपने पेरेंट्स से होती है, तो उसको वो स्टेप लेना चाहिए और अपनी वाइफ को वो स्पेस प्रोवाइड करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। जो चैलेंजेस आते हैं खास करके मैरिज के बाद, जो ससुराल होते हैं वो समझ नहीं पाते कि एडजस्ट होने में समय लगता है, एनवायरमेंट से बाहर निकलने में और एडजस्ट होने में समय लगता है। तो ये पर्सपेक्टिव नहीं समझने के कारण ही फिर हस्बैंड एंड वाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ में और फैमिली में इश्यूज आने के कारण फिर वो बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। बिल्कुल। ये सबसे बड़ा कारण। हस्बैंड इसमें उसके लिए स्टैंड नहीं लेगा तो बात डिवोर्स तक फिर जाएगी ही। यस, इसका एक इफेक्ट ये भी हो रहा है कि अगर हस्बैंड वाइफ का भी सुनता है तो न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रहे है, ऐसा भी हो जाता है। ऐसा भी मैं ये भी समझ सकता हूँ कि हर बार गर्ल सही नहीं होती है, हर बार ससुराल वाले भी गलत नहीं होते हैं। ओके, फैमिली में सिचुएशन भी अलग अलग होती है, सिचुएशन अलग होती है। बट थोड़ा सा हम इसमें मेजॉरिटी ऑफ केसेस पवन देख सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ केसेस थोड़ी सी गर्ल्स की इसमें ज्यादा है, क्योंकि जो फैमिली है ना वो ऑलरेडी सोसाइटल प्रेशर में है, ऑलरेडी उनकी लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस है ना। तो
वो वैसे भी मतलब हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स को थोड़ा समझाना उस एज पर थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम उन्हें नहीं कह सकते कि आप एक्सपेक्ट करना छोड़ दो, आप वो सोसाइटी के नॉर्म्स भूल जाओ, है ना, आप आज के हिसाब से अडेप्ट करो। तो ये सब चीजें थोड़ा उन्हें समझाना मुश्किल हो जाता है। बट अगेन यू आर राइट देयर कि हमेशा एक जैसी सिचुएशन नहीं होती है, क्योंकि वापस से उल्टी भी हो जाती है। हम अभी रिसेंट सिचुएशन भी देख रहे हैं जहाँ पे मेल प्रॉब्लम्स भी है, मेंटल हेल्थ में भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। हम देखा है कि लोग बिल्कुल बिल्कुल कुछ लड़की के फैमिली के तरफ से और लड़की के तरफ से भी बहुत सारी दिक्कतें होने के कारण सुसाइड भी करके सुसाइड भी कर रहे हैं। अभी 2 केस हुए हैं इंडिया में रिसेंट। हो रहा है कि वो भी सोचना चाहिए। वो भी तो हाँ, आज लड़कियां सिर्फ अगर सिंपैथी लेने के लिए ये चीजें अगर बोल रहे तो गलत बात है, लेकिन आज सच में वैसा सिचुएशन है तो हमें वो भी समझना जरूरी है। गर्ल्स आल्सो टू डिमांडिंग है ना, उनके डिमांड करते करते बेचारा बॉय वो नहीं बना पा रहा है सब कुछ जितनी उनके डिमांड है। बिल्कुल, दोनों के ऊपर प्रेशर होती है। खास करके अगर मेंस की बात करूं तो मेंस को करियर स्टैंड लेना पड़ता है, करियर बनाना पड़ता है फर्स्ट। करियर के ऊपर ज्यादा प्रेशर जो होता है वो बॉयज के ऊपर ही होता है, मेन के ऊपर ही होता है। ओके, उसके बाद उनको भी फिर मेंटल हेल्थ चैलेंजेस भी बहुत आते हैं। उनको अगर किसी रिलेशनशिप में है वो उसको मेंटेन करते करते उनको करियर भी बनाना पड़ता है जी। तो ये चैलेंजेस हो गया। जो अनमैरिड है जिनको अभी वो सोच रहे मैरिज करने के बारे में तो उनको ये मेंटेन करना पड़ेगा। और उसके बाद आफ्टर मैरिज और सिचुएशन अलग होगा, तो वहां पे भी वही होता है कि करियर को भी बनाओ, एक जॉब कर रहे तो जॉब को मैनेज करो, किसी का बिजनेस है तो बिजनेस मैनेज करो। ओके, तो उसके बाद फैमिली को मैनेज करना, लड़की की तरफ से लड़की की फैमिली, खुद की फैमिली और हस्बैंड एंड वाइफ, ये सब चीजें उनको रिलेशनशिप को मेंटेन करना पड़ता है, वो भी लास्टिंग। यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं कि लास्टिंग लव एंड रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक दूसरे से कितने प्यार करते हो और एक दूसरे से कितना लास्टिंग तक रहते हो, ये नहीं होता है। इसमें फैमिली भी इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल, एक दूसरे के साथ साथ पूरा परिवार भी है, क्योंकि आपके पार्टनर की हैप्पीनेस कहीं ना कहीं उसकी मदर की मुस्कान में भी है, उसके पापा के सेटिस्फेक्शन में भी है। तो आपको सारी चीजों का ध्यान रखना है। आप उसके फ्लॉज को भी कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कैसे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। एक अच्छे कपल का यही निशानी है कि अगर कुछ है ऐसा कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप उसमें एक दूसरे की कैसे हेल्प करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे हर एक स्टेज में अलग अलग चैलेंजेस आएंगे। बिल्कुल, जैसे लव एंड रिलेशनशिप को एंड तक लेके जाना है, तो जैसे अब देखते हैं कि बॉलीवुड फिल्मों में या किसी भी इंडियन फिल्मों में जिस तरीके से लव को प्रेजेंट किया जाता है, अभी तक हम देखते हैं, फिल्में देखते हैं, ज्यादातर फिल्में जो बनते हैं लव के ऊपर ही बनते हैं। मोस्ट ऑफ फिल्म उसी में होता है कि हम देखते हैं कि फिल्म में जो 2 आवर्स 3 आवर्स का जो फिल्म होता है, हमें लगता है कि लव करने से इतना खुशियां आ जाती है लाइफ में, इतना प्यार से इतनी खुशियां आ जाती है, बहुत बढ़िया बन जाती है लाइफ, ऐसा लगता है। लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है। लेकिन रियलिटी में अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि मैं लव में मेरे लव एंड रिलेशनशिप में बहुत खुश हूँ, बहुत ही अच्छा चल रहा है सब कुछ, वो कहीं ना कहीं झूठ ही बोल रहा है। झूठ ही बोल रहे हैं, क्योंकि चैलेंजेस तो हर कपल के बीच में आते ही हैं। क्योंकि चैलेंजेस नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है कि वो फिर उनका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। बिल्कुल राइट, या तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि ये चीजें हमें समझना जरूरी है। बिल्कुल, और बिल्कुल इस चीज को समझेंगे और रियलिटी के ऊपर फोकस करेंगे, तभी हम लास्टिंग लव रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाएंगे और एंड तक उसको हम बरकरार रख पाएंगे, और साथ ही साथ हमारा मेंटल हेल्थ भी इससे इम्प्रूव होगा। अच्छा पवन, आप थोड़ा इसके बारे में बताइए कि व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग एंड व्हाट रोल इट्स प्ले इन मेंटेनिंग अ हेल्दी एंड लविंग रिलेशनशिप। एक हेल्दी लविंग रिलेशनशिप के लिए एक्टिव लिसनिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका पार्ट है?
इस बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा और सही सवाल पूछा आपने। एक्टिव लिसनिंग होना बहुत जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो लव में हो, फ्रेंडशिप में हो, या प्रोफेशनल हो, किसी भी डिस्कशन में आप होते हो। एक्टिव एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बात सामने रखने से पहले किसी की बात को समझना जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, हर इंसान को दो आंखें होते हैं और दो कान होते हैं और मुंह की बिल्कुल एक ही होता है। ओके, हम ज्यादातर जो चीजें सीखते हैं वो देख के और सुन के सीख सकते हैं। अगर हम बोलेंगे तो हम उतना ही बात कर पाएंगे जितना हम जानते हैं, या सिर्फ वन साइड कन्वर्सेशन होगा ये। हम सिर्फ अपने ही बात को रटते जा रहे हैं, अपने ही बात को बताते जा रहे हैं, लेकिन सामने वाले के इमोशन समझ नहीं पा रहे, सामने वाले का सिचुएशन नहीं समझ पा रहे, उसका अभी वो किस मूड में है ये समझ नहीं पा रहे, सिर्फ हम बातें करते जा रहे, तो यहाँ पे वो कभी इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एक्टिव लिसनिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई रिलेशनशिप में है, लव में है, जो एक दूसरे के पार्टनर्स होते हैं, वो कुछ बताना चाहते हैं, उनके कुछ इमोशन शेयर करना चाहते हैं, उनके कुछ सिचुएशन चैलेंजेस आते हैं तो लाइफ में वो बताना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स बताना चाहते हैं। अगर उस समय अभी इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है, तो कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि मोबाइल में हम स्क्रॉल करते करते हम बातें करते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आपके साथ एक पार्टनर बैठा है आपका, आप उस समय मोबाइल में हो, स्क्रॉल कर रहे हो, वो कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, लेकिन आपका पूरा ध्यान मोबाइल में है, तो आप एक्टिवली लिसनिंग नहीं कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल ऐसा होता है, एक्टिव लिसनिंग मतलब वैलिडेशन। आपने उसकी बात सुनकर अच्छे से समझी बात, और आप देखेंगे मेरे पास बहुत सारे कपल्स आते हैं, दे कंप्लेन कि मैं अपनी बातें अपने हस्बैंड को बताना चाहती हूँ, मैं कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहती हूँ, बट हस्बैंड इज बिजी इन स्क्रॉलिंग फोन रील्स और प्लेइंग चेस और प्लेइंग पबजी, एंड वो बोलते हैं कि बोलो बोलो, सुन तो रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, है ना, बट दिस इज नॉट कॉल्ड एज एक्टिव लिसनिंग, है ना। क्योंकि आपने शायद मोटी मोटी बात सुनी होगी, लेकिन आपने हर बात के पीछे उसके इमोशन को समझा नहीं, बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग एट हर, है ना, आप उसको देखकर उसकी बात नहीं समझ रहे हो। तो ये एक्टिव लिसनिंग नहीं कही जाती, ये तो एक बस ये है कि हाँ चलो वो तुम बोलो और मैं बस रफा दफा करना बात को। यही से वो क्लैशेस होना शुरू हो जाता है, क्लैशेस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने उसकी बात ढंग से नहीं समझी। और ऐसा जब रोज होता रहता है तो वाइफ भी, गर्ल भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि मुझे सुना नहीं जा रहा और मुझे समझा नहीं जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने मेन पॉइंट के ऊपर ही बात किया कि बिल्कुल ये क्लैशेस जहां से शुरू होता है, तो वही से फिर लास्टिंग रिलेशनशिप है जो होता है, ये कहीं ना कहीं टिक नहीं पाता है। नहीं फिर टिक उनको पाता। एक दूसरे के अंदर जो शुरुआत में एक्साइटमेंट था, इंटरेस्ट था, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और यहीं पर आ जाते हैं पवन, कंपैरिजन अगेन, है ना, द गर्ल कंपेयर ऑल्सो द प्रीवियस टाइम, कि जब हम पहले मिलते थे, यू आर लिसनिंग मी फॉर आवर्स, है ना, जब तो तुम मेरी सारी बातें याद भी रखते थे, है ना, नाउ तुम मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे हो। तो वो कंपेयर भी करती है, फिर यहाँ पर लास्टिंग लव पर इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि इसको कैसे मेंटेन किया जाए, और एक दूसरे को समझने के लिए हमें बिल्कुल, एक दूसरे को एक डेडिकेटेड टाइम देना चाहिए। द कपल शुड डिसाइड, है ना, कुछ डिसिप्लिन घर में इस तरह का होना चाहिए कि व्हेन यू आर डन विद योर डिनर, व्हेन यू आर डन विद योर ओन हाउस कोर्स, है ना, आपका एक डेडिकेटेड टाइम हो, जब आप 1 घंटा बिना किसी फोन कर, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक दूसरे के साथ बैठें और बात करें। आपके पास बहुत कुछ होगा बात करने के लिए, शायद वो 1 घंटे से भी ज्यादा एक्सटेंड हो जाए। आप दोनों एक अलग अलग दिन बिता के आए हो, बोथ या तो वर्किंग हो या नहीं भी हो, तो भी आपके पास बहुत सारी चीजें हैं शेयर करने के लिए, प्लान करने के लिए, है ना, बातें करने के लिए। तो वो डेडिकेटेड टाइम जो भी कपल अपने आप को रोज देता है ना, रोज 1 आवर देता है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल
हमें जो साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ चैलेंजेस आते हैं, तो हम कैसे समझे कि ये सिचुएशन कैसे एक क्लैशेस में बदल रहा है, और इसको कैसे हम समझ सकते हैं? इसके कुछ पॉइंट बता सकते हो कि बिल्कुल। क्या इस जैसे सिचुएशन में मैरिज होती है, हाँ, जैसे मैरिज होती है तो इनिशियली बहुत सारे साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट होते हैं कपल के बीच में, है ना, कि लड़की एक अलग घर से आई है, वो एक अलग घर में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है ना। द फैमिली डायनेमिक्स, इसको समझिए पवन, कि फैमिली डायनेमिक्स बिल्कुल हर घर की अलग होती है ना। द वे योर पेरेंट्स आर, है ना, मेरे पेरेंट्स नहीं है वैसे, मेरी फैमिली में जो होता है वो आपकी में नहीं होता, तो ऐसे ही हर घर डिफरेंट होता है। फैमिली डायनेमिक्स इज टोटली डिफरेंट। फिर एक डिफरेंट पर्सन आपके घर में आया है, अगर आप फैमिली में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, आप इतने सालों से साथ रहते आए हैं, आपकी अडेप्टेशन है एक दूसरे के साथ, कम्युनिकेशन है, लैंग्वेज है, तो इन सब चीजों में मतलब इफेक्ट पड़ता है। जब दूसरा वाइफ आपकी घर पे आएगी तो आप देखोगे कि बहुत सारे प्रॉब्लम ये भी होती है, जैसे स्टेट चेंज हो गया, मान लीजिए राजस्थान हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, तो आपके बात करने के तरीके में भी डिफरेंस होता है। आप वो डिफरेंस को आप अदरवाइज भी ले जाते हैं। कितनी बार लड़के के पेरेंट्स बोलेंगे कि शी इज वेरी शार्प, है ना, शी यूज दीज वर्ड्स, और ये ऐसे बोलती है, ऐसे बोलती है, इसमें हमारी इंसल्ट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला जैसे आपने। ही इसमें हमारी इंसल्ट हो गई। इसको रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से महाराष्ट्र से हूँ, तो महाराष्ट्र का लैंग्वेज भी बहुत तीखा होता है जी। और वही हमारे आसपास कर्नाटका और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है, तो वहाँ की लैंग्वेज थोड़ा सॉफ्ट होता है। बिल्कुल। ओके, जब वो लोग महाराष्ट्र आते हैं तो उनको ऐसा ही लगता है कि महाराष्ट्र के लोग बहुत ही तीखे आवाज में बात करते हैं। तो ये लैंग्वेज के कारण और स्टेट बदलने के कारण ये भी चेंजेस आ जाते हैं। अगर आउट ऑफ द स्टेट अगर कोई मैरिज करते हैं तो ये दिक्कत बहुत आती है। तो आप कभी यूपी आए हैं पवन? यूपी नहीं आए हाँ, यूपी आए तो यूपी में अगर आप देखेंगे तो यूपी एक बस बड़ा स्टेट है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं समझा जा सकता कि पूरी यूपी की एक लैंग्वेज है। यहाँ पर रीजन वाइज लैंग्वेज चेंज हो जाती है, कल्चर चेंज हो जाता है। तो अगर किसी की मैरिज यूपी में ही हुई है, मान लीजिए मेरठ में हुई है और साइड दूसरी साइड मथुरा साइड हो गई या हाथरस साइड हो गई, तो दे हैव ए कंप्लीट चेंज, मतलब लैंग्वेज में और कल्चर में बिल्कुल चेंज आएगा। फिर वो बोला जाता है कि ये गर्ल ऐसे बात कर रही है। कई बार गर्ल को अपने इन लॉज की जो लैंग्वेज है वो चुभ जाती है कि ये मुझे ऐसे बुलाते हैं, ऐसे बात करते हैं मुझसे, है ना, और वो उसे इंसल्टिंग वे में लेने लगते हैं, जबकि उनका कहना नॉर्मल है, वो तो नॉर्मली ऐसे बात करते हैं, लेकिन उनकी इंसल्ट हो गई। जब इन लॉज इस बात को बड़ी करते हैं, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द गर्ल्स माइंड, कि मैंने तो सब कुछ सही किया लेकिन फिर भी मुझे ब्लेम करा जा रहा है और मुझे अपराधी सा ठहराया जा रहा है। तो ये देखिए मतलब कितना साइकोलॉजिकल स्ट्रेन है माइंड पर, है ना, कि बिना कुछ किए आपको किसी गलती का जिम्मेदार माना जाता है, जबकि आप अपनी जगह कहीं ना कहीं ठीक हो भाई, आप जैसे रहते आए हो आप वैसे ही करोगे। आपको उस एडेप्टेशन में जाने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। बिल्कुल सही कहा। फिर पर्सनल आइडेंटिटी है ना, देखिए पर्सनल आइडेंटिटी सबकी होती है अपनी, पहले जैसा तो नहीं है अब की मोस्ट ऑफ द गर्ल्स वर नॉन वर्किंग, पहले के जमाने में होता था, लेकिन आजकल के जमाने में मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर वर्किंग, है ना, दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी। कोई डॉक्टर बनी है, इंजीनियर बनी है तो अपनी आइडेंटिटी है, बट आप देखेंगे आफ्टर मैरिज पीपल वांट टू चेंज देयर आइडेंटिटी। आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा, दे वांट टू चेंज द नेम ऑफ द गर्ल ऑल्सो। मैंने बहुत सारे ट्रेडिशन ऐसे देखे हैं कि हम शादी करके लाते हैं तो हम नाम चेंज कर देते हैं, बट वाई? आप देखो ना कि आप किसी का नाम है, वो उसकी आइडेंटिटी है, उसके पेरेंट्स ने रखा था उसको, उस नाम से सब लोग जानते हैं, उसके फ्रेंड्स फैमिली सब कुछ है। हाउ कैन यू चेंज द नेम ऑफ अ पर्सन विदाउट हर कंसेंट? जिसमें उसका कोई कंसेंट नहीं होता, जबरदस्ती चेंज कर देते हैं, शादी के कार्ड में ही चेंज कर देते हैं, है ना। तो हाँ, एक चीज ये हो गई। फिर हस्बैंड के नाम से जाने जाना, है ना, हमेशा हस्बैंड के नाम से ही जाने जाना। कितनी फैमिली में बहुत प्रेशर होता है कि आप अपना सरनेम चेंज कर दो, और कुछ फैमिलीज आजकल बहुत लिबरल भी हैं
कि वो नहीं हाँ। ऐसा करती हैं कि भाई ठीक है आपका जो सरनेम है आप लगाओ और इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो जबरदस्ती चेंज कराते हैं एंड गर्ल डोंट वांट, बहुत सारी लड़कियां होती है नहीं चाहती हैं, वो अपना उनका मार्कशीट में उनके डॉक्यूमेंट्स में उनके काम की जगह पर उनका वही नेम चलता है ना, जो भी उनका सरनेम पीछे लगा है, बट दे आर फोर्स टू चेंज इट। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है उनके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल फिर बिल्कुल, ये वो जो ज्यादातर होता है अरेंज मैरिज में ये चीजें बहुत ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल ये आपने जो बताया बिल्कुल सही बोला। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आजकल सिचुएशन बदलते जा रहा है और हर किसी को अपना आइडेंटिटी बनाना जरूरी है और अपने आइडेंटिटी के ऊपर काम करना जरूरी है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो। बिल्कुल इसके ऊपर काम करना इम्पोर्टेंट है और समझना चाहिए सिचुएशन कि अगर कोई सिचुएशन है तो नाम बदलना चाहिए, अगर उसके कंसेंट के साथ। बिल्कुल विदाउट कंसेंट अगर बदल रहे तो मैं इसको बोल रहा हूँ, चाहे नाम बदलना हो कुछ भी हो, उसके मर्जी के बिना अगर कर रहे हैं तो वो इमोशनल ब्लैकमेल है। बिल्कुल। ये उसका बहुत छोटी मजबूरी छोटी का चीजें जिन्हें ना लोग बहुत बड़ी वैल्यू दे देते हैं। नाम चेंज हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप छोड़ दो अगर वो नहीं चाहती हैं तो। लेकिन इसको बहुत बड़ा किया जाता है इस बात को भी। इवन लव मैरिजेस में भी, लव मैरिजेस में आप देखेंगे कपल ने इस बारे में कभी बात ही नहीं की होती कि यू विल चेंज द सरनेम और नॉट, क्योंकि बॉय जो है वो फॉर ग्रांटेड ले रहा होता है इस चीज को, क्योंकि ये तो पहले से होता आया है ये तो हो गई। और उसके बाद में फिर जब अब बात सामने आती है तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कन्वर्सेशन ना होने के कारण ये दिक्कतें बढ़ती है और एक क्लैशेस भी हो सकते हैं इस वजह से, क्योंकि ये बात जो आती है ईगो पे भी ले लेते हैं कई लोग, हम्म या फिर उनका जो फ्रीडम हो जाता है वो फ्रीडम भी चला जाता है फिर कहीं ना। नहीं, ईगो ईगो वाली बात आपने बहुत अच्छी कही। मेनली ये सब ईगो में ही होता है ना। जो इन लॉज है मेनली उनका पॉइंट ये होता है कि हमारी बात क्यों काटी, हमारे सामने क्यों बोला, हमारी बात को क्यों गिरा दिया, है ना। तो ये सारी बातें होती है, ये ईगो वाली बातें हैं। आप समझ नहीं रहे हो दूसरे पर्सन को, समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। यू वांट कि वट एवर वी आर सेइंग आप मान लो बस, है ना, ये होता है। मैडम कोई आपसे पूछ रहा है कि स्वर्णिम मिश्रा, इफ मैरिज इज डन व्हाट गर्ल कैन डू, शी काइंड ऑफ हैव लिसनिंग फैमिली मेंबर। लिसन फैमिली अगर मेंबर। शादी हो गया तो इस सिचुएशन में क्या करे, अगर गलत फैमिली में या गलत व्यक्ति के साथ शादी हो गया तो इस सिचुएशन में क्या करे, शायद यही उनका क्वेश्चन रहेगा। आई एम राइट स्वर्णिम जी? क्या आप स्वर्णिम जी यस वही बोल दीजिए अगर हम सही समझ रहे हैं आपका क्वेश्चन तो। अगर ये चैलेंजेस आ रहा है, शादी हो गया तो इस सिचुएशन में क्या करे, वो गर्ल क्या कर सकती है, शायद यही पूछ रहे हो। अगर आपका सरनेम को क्वेश्चन लेकर पूछ रहे हैं। जी शायद यही होगा, तो आप बता सकते हो दीपशिका जी। नहीं, अगर शादी हो चुकी है और आपको किसी भी चीज के लिए फोर्स किया जा रहा है, गर्ल को किसी भी बात के लिए फोर्स किया जा रहा है कि आप अपना सरनेम चेंज करो, आप अपना नाम चेंज करो, तो आप अपना पॉइंट स्ट्रांगली रख सकते हो। आपको जबरदस्ती किसी की बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। ये कुछ लिख रहे हैं, चेंजिंग टॉपिक आई वाज सेइंग। चलिए इन्हें बोलने का मौका देंगे, बाद में बोलकर बताएंगे व्हाट द एग्जैक्टली क्वेश्चन वाज। बिल्कुल आप टाइप कर सकते हो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, आपको जो या भी तो पूछना है। फुल क्वेश्चन आप टाइप करिए। बेसिकली पवन यही है कि अगर शादी भी हो चुका है एंड यू आर फेसिंग द सच चैलेंजेस तो यू हैव टू स्पीक आउट। आपको अपने लिए खुद ही बोलना पड़ेगा। आपको अपने पार्टनर को वो बात की डेप्थ समझानी पड़ेगी, अपने इमोशंस उस चीज को लेकर समझाने पड़ेंगे कि वाई यू डोंट वांट दिस, है ना, आप क्या चाहते हो। और अपने पार्टनर को अपने इमोशन समझाने के बाद आप फिर अपने इन लॉ से भी इस बारे में बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बोला जाता है ना, एक लास्टिंग रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी रहती है तो वो लॉन्ग टर्म जाता ही नहीं है। तो इसीलिए टॉक्सिक रिलेशनशिप से अच्छा है कि चीजें पहले ही क्लियर कर लो। पहले भी है। हाँ, मैं इस बात के लिए एग्री हूँ, अगर
रिलेशनशिप में मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है या किसी का लाइफ खराब हो रहा है, उससे अच्छा है कि डिवोर्स ही लेना है। इस सिचुएशन में बिल्कुल डिवोर्स लेना ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे फैमिली में मैंने केसेस में देखा है, अ, बहुत सारे लोगों को अपना जिंदगी को खत्म करना पड़ा है, क्योंकि वो बिल्कुल बोला जाता है ना, कोई भी सहन शक्ति होती है वो एक लिमिट तक होती है। अगर वो सहन शक्ति अगर सहन शक्ति खत्म हो गई, तो अगर हेल्पलेसलेस हो गए, किसी की मदद लेना भी उनको मुश्किल हो रहा है, तो इस सिचुएशन में फिर वो अपने जिंदगी को भी खत्म कर लेते बिल्कुल वो एक लास्ट स्टेप लेते हैं, क्योंकि सोसाइटी भी हमें बहुत बार ऐसा फील कराती है। आप देखेंगे गर्ल को घर से ये सिखाकर भेजते हैं, यहाँ वापस मत आना, चाहे जो भी हो तुम्हें वहीं रहना है। मतलब आज से मैं चेंज देख रही हूँ सोसाइटी में भी, लेकिन आज से अगर हम 10 years पहले की भी बात करें तो यही उनकी लर्निंग होती थी कि यू डोंट हैव टू कम, है ना, आपको कुछ भी लड़ाई हो जाए घर से बाहर नहीं निकलना है, घर छोड़कर नहीं जाना है, आपको वहीं रहना है, आपको वहीं एडजस्ट करना है। हैं। तक तो ये बात गर्ल नहीं लाना चाहिए, ये हाँ, बोला मायके जाता है। तक बात नहीं आना चाहिए, हम लोगों को वहां खड़ा करके नहीं बोले कुछ भी, आपकी शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो ये बात है कि वो लड़की अपने आप को इतना असहाय, इतना अकेला और इतना विदाउट सपोर्ट फील करती है कि उसे लगता है कि अब जिंदगी खत्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मेरे सपोर्ट में तो कोई है नहीं अब, बिल्कुल बिल्कुल और सहा मुझसे जा नहीं रहा, तो क्या करें, जिंदगी खत्म कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए आज अवेयरनेस बढ़ना जरूरी है। बिल्कुल लव रिलेशनशिप, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ यानी एक बोला जाता है ना कि अट्रैक्शन के लिए या सिर्फ वो काम वासना के लिए नहीं है। बिल्कुल अट्रैक्शन एंड लस्ट के लिए नहीं है शादी, शादी इससे बहुत ज्यादा है। क्योंकि क्या है, एक फिर मशीन में और एक इंसान में कोई फर्क ही नहीं है। फिर फर्क ही नहीं रहे। एक प्रकार से अगर इसको मैं बोला जाऊं कि लीगल रेप है ये, किसी के ऊपर किया हुआ लीगल रेप है, वो चाहे इमोशनल लेवल पे हो या फिजिकल लेवल पे हो। यही तो बात है, आप ज्यादातर मैरिजेस में देखेंगे कि ये रेप उनका बहुत सारी, मतलब 10 में से अगर हम बात करें तो 7 के साथ कम से कम हो रहा है ना, ऑन द इमोशनल लेवल एंड फिजिकल लेवल ऑल्सो। नोबडी आस्क्स देयर कंसेंट इवन, उनका कंसेंट कोई पूछता ही नहीं है ना, सब चीजें उनके ऊपर बस बर्डन की तरह डाल दो, है ना, कि आपको तो अडेप्ट करना ही है। बहुत सारे पेरेंट्स इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं, तुम आई हो बाहर से, तुम्हें एडजस्ट करना है यहाँ पर। सोचिए, वो खुद आ गई क्या, या वो आना चाहती थी, आप भी तो लेकर आए हैं ना, यू आर द पार्ट ऑफ दैट मैरिज, तो आप कोई कोशिश नहीं करेंगे उसको एडजस्ट कराने की, अडेप्ट कराने की, है ना, आप बल्कि जो थे उससे भी 4 गुना होकर दिखाएंगे, और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आप वही एडजस्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये टॉपिक बहुत ही यानी सेंसिटिव भी है, और वो समझना जरूरी है, और बहुत गहरी टॉपिक है ये इशू जो है, इसको हम ऊपर ऊपर से जितना बात कर रहे हैं इतना आसान नहीं है। इतना नहीं, आप डेप्थ समझोगे ना, आप किसी से बात करोगे जिसके ऊपर बीत रही है ना, यू कैन फील हर पेन, कि कितना पेन में है वो, क्या क्या हो रहा है उसके साथ। बिल्कुल, इसके ऊपर हमें डिटेल में अगर बातचीत करना है तो एक लाइव डिस्कशन बहुत कम पड़ जाएगा। बहुत हमने टॉपिक को इसलिए चुना था कि इसके बारे में इंट्रोडक्शन करना है, समझना चाहिए ये क्या है, और आजकल रिलेशनशिप में कैसे बदलाव आ रहा है, लव में बदलाव आ रहा है, और सिचुएशंस बदल रहे हैं। तो इस सिचुएशन को समझना जरूरी है, इसलिए इस टॉपिक को आज हमने लिया है। दीपिका जी, शायद आपका नेटवर्क इश्यू होगा कुछ, अभी आवाज आ रहा है? अभी आवाज आ रहा है जी। तो इसलिए आप थोड़ा बताइए कि, हाँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि व्हाट आर द सम साइंस दैट अ कपल इज कमिटेड टू वर्किंग थ्रू चैलेंजेस एंड ग्रोइंग टुगेदर। मतलब क्या वो साइंस हम एक कपल में देखते हैं कि वो एक दूसरे के साथ काम करना, चैलेंजेस को फेस करना और एक साथ ग्रो होना, है ना, आप एक रिलेशनशिप में हो, आप आगे बढ़ रहे हो, एक साथ के साथ ग्रो हो रहे हो आप, तो आपके साथ में कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, कुछ आपके काम होंगे जो आप एक दूसरे के साथ भाई कमिटेड हो करने के लिए। तो व्हाट आर द सम साइंस, क्या होते हैं, आप थोड़ा सा बताइए। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। चैलेंजेस तो आएंगे, लाइफ में अप डाउन्स आएंगे,
तो उस अकाउंट में और एक दूसरे के गोल्स के लिए सपोर्ट करना ये जरूरी होता है। हम्म, क्योंकि लव का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपके जिंदगी में खुशियां हो और खुशी के वक्त में ही आपको एक दूसरे को सपोर्ट करे या बिल्कुल। सिर्फ सेलिब्रेट करे। सिचुएशंस, हर एक सिचुएशंस को समझना पड़ेगा। हर एक सिचुएशन में एक दूसरे का एक सहारा बन के खड़ा होना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट। तो स्वर्णिम जी इसलिए लिख तो रहे हैं कि वुमेन्स शाई फील करते हैं हस्बैंड और फैमिली मेंबर्स के सामने बोलने के लिए। तो स्वर्णिम जी, जो वुमेन शाई फील करते हैं उनको वो पावर, बोलने की तरीका या हिम्मत जो है उनका हस्बैंड दे सकता है। जब आप उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करोगे, आप उसके इमोशंस को समझोगे और आप बोलोगे आई एम योर साइड, है ना, आप बोलो ये बात, है ना, मैं आपके साथ खड़ा हूं, तो वो हिम्मत उसमें आएगी। हिम्मत इसीलिए नहीं आती क्योंकि वो अपने आप को अकेला फील करती है। क्योंकि बहुत बारी बॉयज भी ये बोल देते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स के सामने नहीं बोल सकता, तो तुम नहीं बोलोगे इसीलिए तो वो मैं अकेली रह गई। पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। हम्म, अगर हम्म, आगे जाके अभी तक जिनके साथ ये शाइनेस और जिनके पर्सनालिटी में बदलाव नहीं आ पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लाइफ में वो लोग अपने स्किल के ऊपर काम नहीं किया है, कम्युनिकेशन करना और अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना, इन चीजों के ऊपर ध्यान ना देने की वजह से आगे जाके मैरिज में भी यही प्रॉब्लम होती है। तो हमें खुद एक लीडर बनना पड़ेगा। मैं एज एक लीडरशिप कंसल्टेंट हूं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, लीडरशिप सिर्फ बिजनेस में या मिलिट्री में या किसी प्रोफेशन में काम नहीं आता है। लीडरशिप हर जगह होती है, चाहे वो फैमिली हो या पर्सनल लाइफ हो, हमें खुद लीड लेना पड़ता है। ओके, लीड लेने के लिए हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस, ओके, ऐसे जो जो हमारे जो स्किल्स है, कोर स्किल्स को हमें डेवलप करना पड़ेगा। ओके, कोर स्किल्स को अगर हम डेवलप करेंगे, डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीजन है हम अच्छे से अवेयर होके लेना चाहिए, और डिसीजन मेकिंग लेने के लिए वो स्किल हमें डेवलप करना पड़ता है। तो इसलिए लीडरशिप के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। ओके, बॉडी लैंग्वेज, लीडरशिप, ये सब चीजें अगर हम ध्यान देंगे, इसके ऊपर काम करेंगे, तो हम एक पॉजिटिव वे में हम किसी के सामने प्रेजेंट हो सकते हैं, पॉजिटिव वे में हमारे बातों को बता सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बात वही कहना होता है, लेकिन बताने का तरीका चेंज हो गया तो क्लैशेस हो जाते हैं। क्लैशेस हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। किसी बात को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किसी बात को किस तरीके से कहना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की गलती है, हस्बैंड की हो या वाइफ की हो, अगर गलती है डायरेक्टली तो इस ऐसा बोल के अगर हम बताएंगे तू ऐसा है, तू ऐसी है, तो वो बात दिल को लग जाती है। क्योंकि पवन Okay. इसमें ये होता है, रादर देन डिस्कशन, ये होता है ब्लेमिंग। आपने Blaming होता है। डिस्कस नहीं किया, आपने ब्लेम कर दिया सीधा, बिना आपने जाना ही नहीं कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या डायनेमिक्स थी उसके पीछे, आपने सीधा ब्लेम कर दिया। फिर वो ब्लेम हर्ट कर जाता है, फिर बात आगे बढ़ जाती है। बिल्कुल, इसको मैं एग्जांपल बताऊं तो एक सैंडविच अप्रोच हम यूज कर सकते हैं। ओके, सैंडविच अप्रोच यानी क्या है कि जिस तरीके से शुरुआत में जो है एक पॉजिटिव वर्ड बोलना चाहिए। ओके, जो भी है, हर किसी के अंदर पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीजें होते हैं। अगर डायरेक्टली हम ब्लेमिंग के ऊपर जाएंगे, तुमने ये गलती किया, तो वो बात फिर ब्लेमिंग में ही जाएगा और वो क्लैशेस में ही जाएगा। लेकिन उसी को अगर हम बताएं कि आपने आज ये अच्छा काम किया, ओके, ये शुरुआत किया है, अच्छा पॉजिटिव वर्ड से शुरुआत किया, फिर बीच में क्या किया, जैसे सैंडविच में होता है, मसाला जो होता है बीच में होता है। ओके, जो भी उनको बताना चाहिए, जहाँ पे उनको सुधारना चाहिए, फिर वो चीज वहां पे बताना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, ये अगर और इस तरीके से करते तो बहुत बेहतर होता है। चलो कोई बात नहीं, अगली बार ऐसा कर लो। पॉजिटिव से शुरुआत किया और बीच में उनका जो जहाँ पे सुधारना चाहिए था वो चीजें बताया, फिर लास्ट
में क्या बताया फिर चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसे कर लो, तो एक्सेप्ट कर लेते हो। बिल्कुल। बस बताने का तरीका ये कब आएगा? बताने का तरह। जब आप कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करोगे, जब आप हाँ, डिसीजन मेकिंग में डेवलप करोगे, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाओगे, मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करोगे, तब हो जाएगा। तो जितना आसान तरीके से मैंने बताया सैंडविच अप्रोच, इसको फॉलो करने के लिए बहुत हार्ड है ये आसानी से बहुत फॉलो हार्ड नहीं है। होगा। हाँ, तो नहीं होता, क्योंकि बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, वो कुछ प्रॉब्लम को देखते ही एग्रेशन में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। वो अपने माइंड में एक धारणा बना लेते हैं कि बस गलत हो गया और तुमने गलत कर दिया, तो स्टार्ट ब्लेमिंग। तो पहले तो आप अंदर से, आपको पीसफुल रहना है। कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती लाइफ में कि आप उसके लिए इतना गुस्सा करें या इतना बड़ा उसका बड़ा चढ़ाकर करें। हमेशा आप सॉल्यूशन फोकस्ड रहिए कि जो हो गया हो गया, अब सॉल्यूशन कैसे करना है। बिल्कुल, यहाँ पे यही काम आती है एंगर मैनेजमेंट। एंगर मैनेजमेंट। बिल्कुल, ये लाइफ में जो स्किल्स है, साइकोलॉजिकल स्किल्स और मेंटल हेल्थ स्किल्स, ये हर किसी को सीखना जरूरी है। बिल्कुल जब बिल्कुल। तक इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे और अपने खुद के पर्सनालिटी को चेंज नहीं करेंगे, पर्सनालिटी के ऊपर हम काम नहीं करेंगे, तो ये दिक्कतें आती है। चाहे वो अपना लव गुस्सा हो, बोलकर, जी, अपना गुस्सा बोलकर लोग उसके पीछे कब तक छुपते रहेंगे। बहुत लोग बोलते हैं मेरे में गुस्सा है इसलिए मैंने ये कर दिया, मुझे इसने गुस्सा दिलाया इसलिए मैंने इस पर हाथ उठा दिया। तो आप बताइए, क्या गुस्सा आप में ही है? मतलब आपकी वाइफ भी सेम गुस्सा करे, है ना, या आपका पार्टनर जो भी है वो भी सेम गुस्सा करे, और वो भी फिर कुछ भी कर दे, एक्सेप्टेबल होगा आपको? आपको नहीं होगा एक्सेप्टेबल। तो आप जो कर रहे हैं वो दूसरे को कैसे एक्सेप्टेबल हो? इफ यू हैव एंगर इश्यूज, उनके पीछे छुपिए। जी, बात करिए। थोड़ा नेटवर्क चला गया था आपका, अभी जी सही आ रहा है। जी। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि अगर किसी में भी एंगर इश्यूज है तो आप उनको एक्सेप्ट करिए कि हाँ मेरे में प्रॉब्लम है, और उसके ऊपर काम करिए, है ना। बिल्कुल। आप अप्रोच करिए किसी भी साइकोलॉजिस्ट को, आप अपना एंगर मैनेजमेंट करिए, सीखिए कि कैसे उसको हैंडल करें, रादर देन आप हमेशा ये एक लाइन बोलकर अपना जो भी आप गलत कर देते हैं गुस्से में, आप उसके पीछे छुप जाते हैं कि मेरे में गुस्सा है इसलिए ऐसे, मेरे में गुस्सा है इसलिए ऐसे। नहीं, वो स्वप्निल जी ऐसा नहीं होगा। बोल रहे हैं कि हाउ टू कंट्रोल इमोशंस, मैं इसके ऊपर बोलना चाहूंगा। ये एक दिन में समझने वाला और सीखने वाला बात नहीं है। ओके, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए प्रैक्टिस लगती है, साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस हम इसको कहते हैं। बिल्कुल। ओके, साइकोलॉजिकल लेवल पे जैसे हम बोलते हैं कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इन चारों रूप से मजबूत होना पड़ेगा हमें। चौमुखी विकास जिसको हम कहते हैं। ओके, उसमें एक साइकोलॉजिकल भी है। ओके, साइकोलॉजिकल आप काम करोगे माइंड प्रोग्रामिंग के ऊपर। ओके, माइंड प्रोग्रामिंग भी एक चीज होती है। जिस तरीके से हम कोई भी चीज प्रोग्रामिंग के बिना सॉफ्टवेयर बाहर निकलता ही नहीं है, और हम जो भी आउटपुट देखते हैं वो सॉफ्टवेयर के कारण होते हैं। हम कंप्यूटर में भी देखते हैं, आप जो फाइल डाउनलोड करोगे वही आपको दिखेगा। ठीक उसी तरीके से हमारा बिहेवियर जो है, इमोशंस जो है, वो उस तरीके से तभी बनेंगे जब हमारा माइंड प्रोग्रामिंग उस तरीके से करेंगे। ओके, माइंड प्रोग्रामिंग करने के लिए समय लगता है। हमारे दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। ओके, 10% जो पावर होती है कॉन्शियस माइंड के पास होती है, और 90% जो पावर होती है सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है। और हम जो भी चीज करते हैं, गुस्सा होना, ओके, हमारा बिहेवियर, ये सब चीजें जो है सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो चुके हैं। ओके, हमारा जो भी पर्सनैलिटी बना है सबकॉन्शियस माइंड में बना है। अगर हमें बदलना है, हमारे इमोशंस को बदलना है, हमारे इमोशंस को डेवलप करना है, एंगर मैनेजमेंट करना है, ओवरऑल पर्सनैलिटी में चेंज लाना है, तो हमें माइंड प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे माइंड प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद का करो, दोनों का, कपल का माइंड प्रोग्रामिंग चाहिए कि हम अपने जिंदगी में एक दूसरे के सहारा कैसे बने, एक दूसरे के साथ लास्टिंग रिलेशनशिप रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो एक दूसरे के साथ बैठ के थेरेपी लेना चाहिए, काउंसलिंग लेना चाहिए। बहुत सारे रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स है, उनसे मिलिए, प्रोफेशनल्स लोग हैं, उनसे सलाह मशवरा करिए, फिर वो आपको प्रोग्रामिंग बना के देंगे
जैसे हम भी बनाते हैं, जैसे कि दीपशिका मैम है, खुद कपल काउंसलिंग करते हैं, मैं भी लीडरशिप कंसल्टिंग करता हूँ और मैं भी थेरेपी प्रोवाइड करता हूँ। तो आप ये चीजें समझना है, इंडिविजुअल लेवल पे आपका लाइफस्टाइल कैसा है इसको समझना जरूरी है। एक ही सोल्यूशन हर किसी के लिए सेम नहीं होता है, एक ही सोल्यूशन सबको काम नहीं आता है। पहले आपको आपका करंट सिचुएशन समझना पड़ेगा, आपका एनवायरनमेंट समझना पड़ेगा, फिर आपके लिए एक प्रोग्रामिंग अलग होता है। थेरेपी बिल्कुल हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट है, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, सबके लिए एक जैसा नहीं है। बिल्कुल। तो आज क्या है, इसीलिए आज बहुत सारे लोगों को लगता है कि यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लिया या कोई मोटिवेशन स्पीच देख लिया तो वो मेरे जिंदगी में 100% काम आएगा, ऐसा लगता है, लेकिन वो सच है नहीं। वो जो है जनरल पॉपुलेशन के लिए बताया। आज वो बहुत ही भी हम यहाँ पे जनरलाइज बातें होती है, यहाँ पे आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं, भी जनरलाइज बातें कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। जी स्वर्णिम जी, आपने जो पूछा, आपको अगर लग रहा है कि इसके ऊपर काम करना चाहिए तो हम आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, आपको रिजल्ट बेस हम काम कर रहे हैं, रिजल्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको 100% आपके लाइफ में कुछ चेंजेस लाना है, इमोशंस को कंट्रोल करना कैसा है सीखना है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो जल्द ही हम एक इसके ऊपर वर्कशॉप भी लाएंगे, इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको एक ही इतना टाइम में कवर नहीं कर सकते। ओके, जितना हो सके हम प्रयास किए हैं। दीपशिका जी भी बहुत अच्छे से बताया उन्होंने, कि उनका एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ उन्होंने बताया। ओके, अभी भी और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। बिल्कुल, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो हम कंक्लूड करेंगे, अगर किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है तो। अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज है या कुछ सजेशंस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए, मैं मानता हूं कि किसी के कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे। ओके, तो दीपशिका जी, आप इसको कैसे कंक्लूड करना चाहोगे कि लास्टिंग रिलेशनशिप एंड लव, इसको आप किस तरीके से कंक्लूड करना चाहोगे और क्या चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है लास्टिंग लव को रखने के लिए रिलेशनशिप में, वो सबसे पहले नंबर पे है कम्युनिकेशन। आप अगर बातचीत कर रहे हैं, अच्छी बातचीत रोज कर रहे हैं, तो आप एक दूसरे की फीलिंग्स को, इमोशंस को समझ रहे हैं डेली बेसिस पर, है ना। कोई भी चीजें इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए कि 4 दिन की बातें आपकी इकट्ठी हो गई, आपको हस्बैंड से या वाइफ से अपनी बात करने का मौका ही नहीं मिला। आप किसी इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं ड्यूरिंग वर्क प्लेस पर या घर में, लेकिन आपने अपनी फीलिंग्स को टाइम ही नहीं मिला अपने हस्बैंड को बताने का, है ना। पैसा जरूरत है, लेकिन इतने बिजी मत बनिए कि आपके पास इन चीजों के लिए समय ही ना हो, है ना। अपना डिसिप्लिन और अपना टाइम आपको ऐसे मैनेज करना चाहिए कि आपका जो सबसे लविंग पर्सन है घर में, आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, उसके लिए टाइम जरूर हो, और आप डेली बेसिस पर अपनी चीजें उससे डिस्कस करें, प्लान करें, है ना। सारी बातें करें, अपने बच्चों के बारे में करें, पेरेंट्स के बारे में करें, फ्यूचर के बारे में करें, डेली बेसिस की बातें करें। तो कम्युनिकेशन इज वेरी मच नेसेसरी, है ना। जब आप बात करते हैं तो ऐसा लगता है वाइफ को भी, जो घर में रहती है स्पेशली, कि मेरे लिए टाइम दिया कम से कम, है ना। नहीं तो उन्हें लगता है कि मैं सारे दिन हाउस होल्ड ड्यूटीज करे जा रही हूँ, काम करे जा रही हूँ, मेरे लिए किसी के पास टाइम तक नहीं है। कितने हस्बैंड्स ऐसे होंगे जो ये भी नहीं पूछते अपनी वाइफ को कि तुमने भी डिनर कर लिया या नहीं कर लिया, है ना। दे ऑल आर बिजी इन फोन, टीवी, व्हाटएवर, ना। तो इस चीज को अपनी जिंदगी से जाने मत दीजिए, सबसे पहले कम्युनिकेशन पर अपने ध्यान दीजिए। जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो सारी चीजें आगे आगे अच्छी हो जाएंगी। इफ यू आर न्यूली मैरिड, आपके वाइफ को अडेप्टेशन में प्रॉब्लम आ रही है आपके घर में,
है ना। तो आप डेली में उससे बातें पूछिए, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी जजमेंट के। हो सकता है वो बातें आपकी मदर को लेकर हों, लेकिन आप उसे जज मत करिए। या आप, बहुत सारे लड़के होते हैं बोल देते हैं मेरी मम्मा ऐसी नहीं है, उनके बारे में कुछ मत बोलना। लेकिन आप बात सुनिए, कम से कम एक्टिव लिसनिंग तो रखिए, है ना। यहाँ पर जो गर्ल्स है वो भी ऐसा कोई सोच के नहीं आता, है ना, कि मुझे जाकर घर तोड़ना है या झूठी बातें करनी है या किसी को नीचा रखना है, खुद को ऊपर रखना है। इस तरह का दिमाग में कुछ मत रखिए, अपने पार्टनर की बात सुनिए बस। और आप सुनकर आपकी अप्रोच बिल्कुल नॉट जजमेंटल होनी चाहिए, ना अपनी वाइफ को जज करिए। जहां पर वो गलत है वहां पर उन्हें प्यार से समझाइए कि आप इस बात को ज्यादा बढ़ा रही हैं, ये गलत है, ये बात ऐसे नहीं ऐसे हो सकती थी। अगर आपके घर में से कोई गलत है ना, तो देखिए कि आप उसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ पर स्टैंड लेना है, कहाँ पर वाइफ को सपोर्ट करना है। आप उसको भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, है ना। टुगेदरनेस, यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है एक कपल का, कि हर समय हर सिचुएशन में साथ रहना, अकेला नहीं छोड़ना है ना। जहां भी उसकी फीलिंग्स को वैलिडेशन की जरूरत है, इमोशंस को समझने की जरूरत है, उसको आपकी हेल्प की जरूरत है। क्योंकि सीधी सी बात है, परिवार तो आपका है, आपके पेरेंट्स के साथ वो अपना बना रही है कोहेशन, तो आपको उसमें उनकी मदद जरूर करनी पड़ेगी। अपने पेरेंट्स को भी कई बार ग्रूम करने की जरूरत होती है, ऐसा नहीं होता। बहुत बार ये होता है कि बच्चे सोचते हैं पेरेंट्स हैं तो सही है, पेरेंट्स हैं तो सही है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। देखिए टाइम के साथ बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं, पहले जो चीजें होती थी वो अब नहीं होती हैं। तो पेरेंट्स ऑल्सो नीड समटाइम्स ग्रूमिंग, क्योंकि आप जितने एजुकेटेड हैं मे बी आपके पेरेंट्स ना हो, ऐसा होता है ना। तो आप अपनी एजुकेशन का दिखाइए ना उसमें चीजें, कि आप कितने बेहतर वे में उसको समझ रहे हैं और कैसे अपने पेरेंट्स को समझा रहे हैं। लेकिन आपकी टोन, आपकी वॉइस, आपका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हमेशा आपको गलत या सही साबित करने के लिए जिम्मेदार होता है। किसी से भी बात करनी है, पेरेंट्स से करनी है, वाइफ से करनी है, ऑलवेज डू अ सैंडविच अप्रोच लाइक पवन टोल्ड अस, है ना। तो आपका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आपको गलत ना बना दे। इस चीज पर प्रैक्टिस करिए, पहले सोचिए कि क्या बोलना है, जाकर कैसे समझाना है। ऐसे नहीं कि सीधा आप बम कर गए सिचुएशन में और फिर वो सारा मेस्ड अप हो गया। और क्योंकि आप ये समझिए कि आप ही मीडिएटर हैं, घर और वाइफ के बीच में मीडिएटर आप हैं, है ना। तो आपको ही सारा चीजें करनी है। तो अपनी वाइफ के साथ टुगेदरनेस रखिए, कम्युनिकेशन अच्छा रखिए, एक्टिव लिसनिंग रखिए, है ना। फैमिली का कल्चर, फैमिली के जो ट्रेडिशंस हैं उनको अपनी वाइफ को समझाने में हेल्प कीजिए। और अपने जो उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको भी कहीं ना कहीं पूरा करिए, है ना। क्योंकि लड़कियां भी बहुत कुछ सोच कर आती हैं, सोच तो खैर आजकल सोशल मीडिया ने बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया लोगों को, कि ऐसा घर हो, वैसा हो, वो बहुत, मतलब रियलिटी चेक की आपको जरूरत होती है। हमेशा आप देखेंगे एक पार्टनर थोड़ा सा ज्यादा फैसिनेटेड होता है इन सब में, दूसरे को थोड़ा बैलेंस बनाकर रखना पड़ता है। तो ये सब चीजें आपको अपनी वाइफ के साथ, उसके क्या सपने थे, वो क्या करना चाहती है, करियर ग्रोथ कैसे करना चाहती है, क्या पढ़ना चाहती है, क्या काम करना चाहती है, तो आपको उसको भी प्रायोरिटाइज करना है ना। जितना अच्छा आप अपने पार्टनर को समझेंगे उतना ही लास्टिंग आपका लव रिलेशनशिप रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत अच्छे से आपने कंक्लूड किया। और मैं मानता हूँ कि आज इस हमारा जो लाइव डिस्कशन हुआ है, द साइकोलॉजी बिहाइंड लास्टिंग लव एंड रिलेशनशिप, आज जिन्होंने भी लाइव अटेंड किया, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि वो अपने लाइफ में इस चीज को फॉलो करेंगे, और इस चीज को फॉलो करके अपने लाइफ में अपने लव को और अपने रिलेशनशिप को लास्टिंग तक ले जाएंगे। और जिनको भी अच्छा लगा हमारा ये वीडियो, आज का जो लाइव डिस्कशन है, तो आप हमारे इस इंस्टाग्राम प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हो। हम इसमें डिटेल भी दिया है, हमारे डिटेल्स भी है, आप हमसे संपर्क कर सकते हो। ओके, आपको इसके ऊपर काम करना है तो आप हमारे से जुड़ सकते हो, और ऐसे ही आप हमारे से जुड़ के और भी मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप जान सकते हो। बिल्कुल हम आपके लिए यहाँ पे डेडिकेटेड है, बिल्कुल डेडिकेट होके हम आपको सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे, और बिल्कुल हमें एक पूरा इंडिया को एक साइकोलॉजिकल फिट इंडिया बनाना है। ओके, इसके लिए हम काम करेंगे। बिल्कुल दीपिका जी, आप अपना कीमती समय निकाल के
आज आपका गाइड किए हो और लोगों को बताया है कि इम्पोर्टेंस क्या होता है लव एंड रिलेशनशिप का। बहुत अच्छे से आपने आज बताने का पूरा पूरा प्रयास किया। इसलिए मैं सभी ऑडियंस की तरफ से और फॉलोअर्स की तरफ से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ और थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच पवन। आगे भी हम साथ में काम करेंगे और ऐसी अपॉर्चुनिटीज आप लाते रहिए जिसमें हम लोगों की हेल्प कर सके, उन्हें कुछ नॉलेज दे सके, उन्हें कहीं ना कहीं फील हो कि भाई ये पार्ट हमारा थोड़ा वीक है, हम इस पर काम करें। तो ये अवेयरनेस हमें फैलानी चाहिए, इसीलिए हम हैं। मेंटल हेल्थ एडवोकेट्स आर देयर फॉर दैट पर्पस ओनली। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। चलिए सबको थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाल के हमारे लाइव सेशन को अटेंड किया। ऐसे आपको अपडेट मिलते रहेंगे और हम बिल्कुल खास करके साइकोलॉजी बिहाइंड लास्टिंग लव एंड रिलेशनशिप, इसके ऊपर बिल्कुल हम एक वर्कशॉप भी लाएंगे। आपको इसका जो भी अपडेट रहेगा हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मिलेगा, या आप हमारे ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। ग्रुप का भी लिंक है मेरा बायो पे, उसमें भी आप जुड़ सकते हो। आपको जो भी अपडेट रहेगा उसमें आपको मिल जाएगा। सभी को थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ द लिसनर्स। बाय।